हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीटेट का जो 16 फरवरी 2014 में एग्ज़ाम हुआ था उसी के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कि सीटेट के PYQ को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP। तो चलिए देखते हैं कि सीटेट 16 फरवरी 2014 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन है आपके सामने, सामाजिक आदतों का त्याग कर अच्छे अंक प्राप्त करना। बी कह रहा है कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी एवं सामाजिक कौशल सीखना। सी कह रहा है कि बिना प्रश्न के किए नियम का पालन करना। और डी कह रहा है कि विद्यालय द्वारा दी गई भूमिकाओं को तुरंत स्वीकार कर लेना। तो ये क्वेश्चन है आपके CDP का और पूछा गया है आपके सामने 16 फरवरी 2014 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसका आंसर करेंगे क्या होगा, ABCD में से इन चारों में से क्या होगा। तो जैसा कि आपने प्रश्न में देख रहे हैं कि जो यहाँ पर बात चल रही है समाजीकरण की, ठीक है, कि जिस प्रकार से किया जाता था उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उससे हम यही अपेक्षा कर सकते हैं एक बच्चे में कि वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी को अपनाए और सामाजिक कौशल को वो सीख पाए। यानी कि इस तरह से इसका जो आंसर जाएगा ना, ऑप्शन नंबर B चला जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं आपके अपने चैनल RK स्टडी को, और इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग आज सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 16 फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय उन्मूलन होगा, या फिर पारस्परिक शिक्षण होगा, या फिर संरचित निर्देश होगा, या फिर अनुदेशात्मक अधिगम होगा। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित जो शब्द हैं, जो चीज़ें हैं, वो है कि पारस्परिक शिक्षण। यानी वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चे को खुला मैदान में छोड़ दीजिए, वो वहीं से सीख लेगा। ठीक है, यानी पारस्परिक शिक्षण के यहीं पर उनका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी कार्य योजना जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सीख सके कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास चरण की ओर संकेत करती है। चौथा ऑप्शन ए है कि चरण 4 कानून व व्याख्यान। बी कह रहा है कि चरण 5 सामाजिक संविदा। और सी कह रहा है कि चरण 1 दंड परिहार। और डी कह रहा है कि चरण 2 विनिमय। तो देखिए यहाँ पर कहना है कि प्रभावी ढंग से बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के ये जो चरण है ना, ये है कि सामाजिक संविदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी चले जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चौथा क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय बालिका द्वारा स्वयं को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में विकसित करने का प्रयास किसे दर्शाता है। यानी कि कोई 14 वर्षीय बालिका है जो अपने आप को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में विकसित कर रही है और इस दृष्टिकोण को रखते हुए स्वयं को विकास कर रही है। किसमें दर्शाएगा, नियमों से घृणा कभी नहीं करेगी, किशोर और स्थिरता ये भी नहीं है, पारंपरिकता भी नहीं है, स्वायत्तता है। ठीक है, जिसमें बच्चे स्वयं से बात भी करते हैं, ये सारी चीज़ें स्वयं के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने B चला जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार सही कथन कौन सा है। जॉन डीवी हैं जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताए थे। ऑप्शन है कि कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान नहीं। बी कह रहा है कि विद्यार्थी सामाजिक समस्याएं स्वयं सुलझाने में सक्षम हो। सी कह रहा है कि जिज्ञासा का सृजन करना पड़ता है। और डी कह रहा है कि केवल निरीक्षण। तो जॉन डीवी के अनुसार जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में संदर्भ है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर B, विद्यार्थी सामाजिक समस्याएं स्वयं सुलझाने में सक्षम हो, ये इस लायक उन्हें बनाना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम से संबंधित विकार कौन सा है, जिसमें बच्चे को बोलने में यानी भाषा को बोलने में यानी पढ़ने में दिक्कत होता हो। ठीक है, भाषा को बोलने या फिर पढ़ने में समस्या आता हो। तो ये चीज़ें हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब देखिए, अधिगम विकार हम लोग के सामने बहुत तरह के होते हैं, 7-8 तरह के प्रमुख अधिगम विकार हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने एक ट्रिक से मैं एक वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ। वीडियो इसके लिए एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको 8-9 जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिगम विकार सारे आप इजीली ढंग से याद कर लेंगे सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, वो ट्रिक कौन सा है अगर ये देखने के लिए आप यहाँ पर जो आई बटन दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अधिगम अक्षमता वाले मेरा जो वीडियो मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर के देख लेंगे। आपके सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 नंबर आपको वो वीडियो सिर्फ दिलाएगा। ठीक है, इसलिए उसको देखना ना भूलेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप देख ही लेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बहुबुद्धि
सिद्धांत के से संबंधित आलोचनात्मक दृष्टिकोण छठा का मैंने आंसर नहीं बताया, आंसर है इसका डिसलेक्सिया, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आंसर, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित आलोचनात्मक दृष्टिकोण कौन सा नहीं है, जो बहुबुद्धि के सिद्धांत को आलोचना कौन नहीं करता है, ठीक है। शोध आधारित नहीं है, या फिर भिन्न बुद्धियों हेतु भिन्न पद्धतियाँ हैं, या फिर सी कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में उत्कृष्ट होते हैं, या फिर डी कह रहा है कि अनुभजन आधार नहीं है। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है ना वो नहीं है, वो ये है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो पढ़ने में भी उत्कृष्ट रहेंगे, खेलने में भी उत्कृष्ट रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करने में भी उत्कृष्ट ही होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है क्योंकि बुद्धियों का मापन कठिन है, सभी बुद्धियों को समान महत्व नहीं, केवल अवलोकनात्मक पर ही आधारित है, और डी कह रहा है कि सामान्य बुद्धि जी से संगत हो। जी मतलब बोले तो यहाँ पर IQ होगा, ठीक है, सामान्य बुद्धि IQ। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है लिखने में, तो इस ऑप्शन को आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ इसका जो आंसर हो जाएगा ना कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है, किसके द्वारा, क्योंकि बुद्धि का मापन जो है ना बहुत कठिन है, बुद्धि का मापना बहुत कठिन चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवां है कि कक्षा में व्यक्तिगत भेद क्या है, यानी बच्चे जो विभिन्नता लेकर के आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता लेकर के आते हैं, वो क्या है, लाभकारी नहीं है, बिल्कुल है, हानिकारक है, नहीं है, अनुपयुक्त नहीं है, ये लाभकारी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई सेट का नहीं है, बल्कि आपके PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके 16 फरवरी 2014 में सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 में यानी 1 to 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप लोग अभी यहाँ पर सेट लगा रहे हैं। और इसी तरह के रोज़ प्रतिदिन आप लोग सेट लगाना चाह रहे हैं, तो जो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, जो चैनल है आपके सामने RK स्टडी, यहाँ से आपको रोज़ इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, रोज़ लगाइएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरह से हम लोग PYQ रोज़ करते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि बोर्डों का विकेंद्रीकरण हो सके, विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके, गतिविधि का अवलोकन हो सके और विद्यालय में प्रतिस्पर्धा हो सके। तो देखिए ये टैग वर्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर सीधा चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य से संबंधित नहीं है, यानी जो भिन्न है उसको चुनना है। प्रश्नोत्तर सत्र, विद्यार्थी प्रतिक्रिया और क्विज और स्व आकलन कौशल। देखिए ये भी दूसरे के द्वारा कराया जाएगा, ये भी दूसरे के द्वारा कराया जाएगा, ये भी दूसरे के द्वारा कराया जाएगा, लेकिन स्व आकलन कौशल जो है बच्चे खुद से कर दे, इसलिए सबसे भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रश्न अपने क्षेत्र से सही प्रकार मेल खाता है। ऑप्शन है कि उपलब्धि के आधार पर वर्गीकरण, मूल्यांकन, टीवी कार्यक्रम का निर्णय, सृजनात्मक चिंतन, नई विधि लिखना, अनुप्रयोग और डी कह रहा है कि सर्वोत्तम मापक चुनना, विश्लेषण। देखिए इसमें जो सबसे अच्छा जो माप यहाँ पर जो है ना सबसे अच्छा जो मेल खाता है वो है कि उपलब्धि आधार पर वर्गीकरण, इसको कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि वंचित विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। ऑप्शन है आपके सामने, क्षमता में विश्वास करना, विषय में रुचि विकसित करना, सी कह रहा है कि निरंतर तुलना करना और डी कह रहा है कि उच्च अपेक्षाओं पर बल देना। तो देखिए यहाँ पर वंचित विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करना है ना, तो इसमें क्या करिए, उसके क्षमता में आप विश्वास करिए कि कोई भी पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है वो भी क्षमतावान हो सकते हैं, वो भी ऊर्जावान हो सकते हैं, वो भी बुद्धिमान हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विकार नहीं है। विकासात्मक विकास नहीं है, विकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑटिज्म है, सेरेब्रम पॉल्सी है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है और ADHD है, ठीक है। तो इसमें से आप जो पाएंगे ना कि कौन सा विकासात्मक विकास नहीं है, विकार नहीं है, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, बाकी के ये तीनों जो है विकासात्मक विकार होते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विभेदित सामग्री बहु आकलन तकनीकी किससे संबंधित है। ए है सार्वभौमिक अधिगम, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन और डी है सहपाठी। देखिए विभेदित सामग्री है ना, तो इसका आंसर सीधा चला जाएगा कौन वाला, जिसमें विभेदित से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली अभिकर्ताओं के लिए उपयुक्त कथन कौन सा है। ऑप्शन है कि सहयोगी अधिगम में सहायक, सदैव नेता, निम्न श्रेणी प्राप्त करते हैं, केवल मस्तिष्कीय शक्ति से महत्व होते हैं। प्रतिभा अधिगमकर्ता जो होते हैं ना, जो प्रतिभाशाली होते हैं वो सहयोग भी करते हैं, यानी सहयोगी अधिगम में सहायक भी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है। ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यवस्था पे, बी कह रहा है कि निर्धन छात्रों पे, सी कह रहा है कि कक्षा नियंत्रण पे और डी कह रहा है कि अभिभावक आवश्यकता पे। तो विद्यालय में समावेशन मुख्य रूप से किस पे केंद्रित होते हैं, तो वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यवस्था पे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि सीखी हुई निस्सहायता
कारण क्या है? ए है ऑप्शन कि असफलता की धारणा, बी है कक्षा अपेक्षाओं की असंगति, सी कह रहा है कि अभिभावक अपेक्षाएं, डी कह रहा है कि नैतिक निर्णय। आप पाएंगे कि सीखी गई निस्सहायता का कारण जो है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, असफलता की असफलता की धारणा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि लगातार निम्न श्रेणी पाने वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा परामर्श उपयुक्त है? ए है अध्यापक और संगति, बी है मोबाइल पर रोक, सी कह रहा है कि जीवन कठिनाई की चर्चा, और डी कह रहा है कि अधिक परिश्रम। तो जो लगातार बच्चे निम्न श्रेणी प्राप्त करते हैं, जो भी कक्षा में विद्यार्थी होते हैं जो लगातार बार बार आप कहिएगा कि निम्न श्रेणी ही प्राप्त करेंगे, कम अंक ही प्राप्त करेंगे, उसके लिए परामर्श यही है कि जीवन कठिनाई की चर्चा करिए कि आखिर वो जिस परिवेश से आ रहा है उसके जीवन में कठिनाई क्या है, जो हर बार इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद भी वो निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, तो उसकी कठिनाई पर चर्चा करिए, तब जाकर के वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि समस्या समाधान को कौन बाधित नहीं करता है? आपके सामने ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, बी कह रहा है कि मानसिक अभिवृत्ति, सी कह रहा है कि मनोबुद्धि, और डी कह रहा है कि निर्धारण। तो समस्या समाधान को कौन बाधित नहीं करता है? तो समस्या समाधान को जो है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि कभी बाधित नहीं करता है। 21वां क्वेश्चन है कि पूर्व पाठ से जोड़कर सार लेखन सिखाना किसका उदाहरण है? यह है कि स्व अधिगम शैली, पाठ दोहराना, आकलन बल और सामूहिक स्मरण। तो आप पाएंगे कि जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको जोड़ करके बच्चों को बोलिएगा सार लिखने के लिए, तो ये जो है ना ये है ऑप्शन नंबर ए, स्व अधिगम शैली के उदाहरण है, स्व अधिगम शैली के उदाहरण है। 22वां क्वेश्चन है कि मातृभाषा व द्वितीय भाषा सीखने वाले बच्चों में समान त्रुटि कौन हो सकती है? ये कह रहा है कि अति सामान्यीकरण हो सकता है, या फिर सरलीकरण हो सकता है, या फिर विकासात्मक त्रुटि हो सकता है, या फिर अर्थ संदूषण हो सकता है। जो मातृभाषा या द्वितीय भाषा सीखने वाले जो बच्चे हैं ना, जो समान त्रुटि कौन करते हैं, तो उसमें हो सकते हैं आपके सामने ऑप्शन नंबर ए कि विकासात्मक त्रुटि आ सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं ये PYQ का क्वेश्चन है, इधर उधर का कोई सेट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। PYQ का क्वेश्चन है, और ये आपके PYQ यानी सीटेट के एग्जाम 16 फरवरी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। बड़े इत्मीनान से करिए और ध्यान से देखिए, यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि परीक्षा तनाव का निष्पादन पर प्रभाव किस संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है संज्ञान भावना, बी कह रहा है कि तनाव विलोपन, सी कह रहा है कि निष्पादन चिंता, और डी कह रहा है कि संज्ञान प्रतियोगिता। तो परीक्षा तनाव जो है ना का निष्पादन किस पर प्रभाव डालता है? तो यह हो जाएगा आपका निष्पादन चिंता पर प्रभाव डालता है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि दुर्घटना के बाद निष्पादन घटाने के लिए घटने पर दुर्घटना के बाद निष्पादन घटने पर विद्यालय परामर्श की श्रेष्ठ प्रक्रिया कौन सी है? आपके सामने है उपशामक उपाय, आत्मविश्वास निर्माण, भविष्य विकल्प चयन, या फिर केवल विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है। तो आपके सामने जो ऑप्शन चले जाएंगे इसका सही दुर्घटना के बाद निष्पादन वाले में वो है आपके सामने बी, आत्मविश्वास निर्माण करना। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि रंग मंचई कलाकार बनने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे कम प्रेरक उपाय कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है कि प्रतियोगिता जीतना, बी कह रहा है कि सहयोग व समूह कार्य, सी कह रहा है कि रुचिकर कौशल को समय, और डी कह रहा है कि श्रेष्ठ कलाकारों से सीखना। देखिए यहाँ पर जो रंगमंचीय कलाकार बनने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उसमें जो सबसे कम प्रेरक, यहाँ पर पूछा जा रहा है कम, तो कम प्रेरक उपाय ये है ना कि आप जो सबसे कम प्रेरित है वो ये है कि प्रतियोगिता को जीतना, ये सबसे कम प्रेरक में आ जाएंगे। ठीक है। बाकी के तीनों ऑप्शन प्रेरक में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 6ठा है कि कौन सा सिद्धांतकार मानता है कि अधिगम कठोर अभ्यास से होता है? तो अधिगम को कठोर अभ्यास से होने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे मानने वाले वो स्किनर थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 27वां क्वेश्चन है कि कक्षा में अधिगम हेतु सहायक तत्व कौन सा है? ए है परीक्षाएं बढ़ाना, बी है स्वायत्तता को बढ़ावा देना, एक ही पद्धति, और डी कह रहा है कि समय बढ़ाना। तो देखिए कक्षा में जो अधिगम को सहायक तत्व कौन सा है वो है आपके स्वायत्तता को बढ़ाना, यानी बच्चे की भागीदारी को बढ़ा देना। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कि परिपक्व विद्यार्थी कौन होते हैं? भावनाओं को महत्व नहीं देते हैं वो, या फिर सभी द्वंद्व शीघ्र सुलझा लेते हैं वो, या फिर कभी कभी भावनात्मक सहारा चाहते हैं वो, या फिर कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं। तो आप पाएंगे कि जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, जो मैच्योर स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति आने पर विचलित नहीं होते हैं, बल्कि उसका डट के सामना करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। और आपको मैं फिर से बता दूं कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, वो कोई वो इधर उधर का कोई MCQ का सेट नहीं, वो सारे के सारे आपके PYQ के सेट हैं। और ये जो एग्जाम हुआ था 16 फरवरी 2014 का, उसी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है। तो इस तरह से चलिए बनते रहिए, आगे भी देखते रहिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, रोज़ प्रैक्टिस होती है यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि
बच्चों के तनाव अभिव्यक्ति में परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है, विकास क्रमिक होता है, बी कह रहा है कि विकास निरंतर होता है, सी कह रहा है कि विकास व्यक्तिगत होते हैं, और डी कह रहा है कि विभेदन एवं एकीकरण। तो बच्चों के तनाव अभिव्यक्ति में परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार माना पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपके सामने डी, विभेदन व एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है और इस PYQ का लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 16 फरवरी 2014 के जो एग्जाम हुए थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है CDP का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, अनुवांशिक बनावट परिवेश में प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। बी कह रहा है कि गोद लिए गए बच्चों का IQ सगे भाई बहन के जैसा होता है, और सी कह रहा है कि अनुभव मस्तिष्क विकास को प्रभावित नहीं करता है, और डी कह रहा है कि विद्यालयीकरण का बुद्धि पर प्रभाव नहीं होता है। यहाँ से सत्य क्वेश्चन, सत्य वचन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके सामने जो ऑप्शन चले जाएंगे ए, ये हो जाएगा एकदम सही कि अनुवांशिक बनावट परिवेश के प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है, यानी अनुवांशिक जो बनावट है अगर परिवेश में उस तरह की चीज़ें नहीं मिली तो उसको प्रभावित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई माता पिता बहुत ही अच्छे बुद्धि लब्धि के हैं, तो उनके बच्चे भी अच्छे IQ के होने चाहिए थे, वो होंगे, लेकिन अगर उसके परिवेश में उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो बढ़िया IQ वाले नहीं हो पाएंगे, वो मंद बुद्धि के हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अनुवांशिक बनावट तो सही था, लेकिन परिवेश में वो चीज़ नहीं मिला तो वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई, इसीलिए कहा गया है कि अनुवांशिक बनावट परिवेश के प्रति प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। बाकी के 3 ऑप्शन जो है ना ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से आज के सेट में आप सभी ने CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को किया, जो थे आपके 16 फरवरी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसी तरह के रोज़ प्रैक्टिस सेट किया जाता है इस चैनल के माध्यम से, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे ग्रुप से इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है यहीं पे दिया जाता है। तो इस नंबर पे आप सिंपली मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे लिंक के माध्यम से। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी को। धन्यवाद।